आप सुन रहे हैं लोटस एवियो हिंदी कहानियां। आइए सुनते हैं युगल सिन्हा लिखित रहस्य, रोमांच, खून, आसुरी शक्तियों की अविश्वसनीय दुनिया। मगर कातिल कौन? रक्त पिपासा। आवाज दी है श्रीकांत सिन्हा ने। सुने और सुनाए लोटस एवियो हिंदी कहानियां। रक्त पिपासा भाग 3। अमर सिंह अभी थाना पहुंचा ही था कि फोन की घंटी बज उठी। अमर सिंह ने फोन उठाया। हेलो अमर सिंह, मैं वीरेंद्र प्रताप बोल रहा हूं। जय हिंद सर। अमर सिंह, मैं इस केस की छानबीन के लिए क्राइम ब्रांच के 2 अधिकारी, एक डीएसपी रैंक का सुलभ गोखले और दूसरा इंस्पेक्टर रैंक की श्वेता तिवारी को भेज रहा हूं। दोनों ही अपने काम में काफी दक्ष हैं और पहले भी इस तरह के केस को बखूबी हल कर चुके हैं। आप सभी को अपने बारे में बता सकते हैं कि आपका ट्रांसफर होने वाला है और सुलभ खोगले आपसे चार्ज लेने वाले हैं और श्वेता उनकी पत्नी है। सुलभ के बैठने के लिए थाना में अलग से व्यवस्था हो जानी चाहिए। दोनों के रहने की व्यवस्था आप अपने मकान में ही कर देंगे। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं सर, जैसा आपका आदेश है सारी व्यवस्था हो जाएगी। 10 दिन बाद दोनों ही अधिकारी सुपहा गांव पहुंच गए थे। दोनों सुलभ और श्वेता अमर सिंह से शाम में उनके घर पर ही केस की अब तक की पूरी जानकारी ले रहे थे। अमर सिंह शुरू से अंत तक एक एक बात चलचित्र की तरह उन दोनों से शेयर किया। तभी दीपा, अमर सिंह की पत्नी, चाय और पकौड़ा लेकर आई। श्वेता ने कहा, भाभी जी आप भी यहां बैठिए ना और हम लोगों के साथ ही चाय पीजिए। दीपा वहीं बैठ गई और सभी चाय और पकौड़े का आनंद लेने लगे। सुलभ ने कहा, एक बात सोचने की है कि एक आदमी का खून पीने के बाद कातिल आखिर इतने दिनों तक शांत क्यों रहा और करीब 1 महीने बाद उसने फिर दूसरे वाक्य को अंजाम दिया। और फिर हवा में तैरती हुई आकृति, ये किसी मानव के बस का तो नहीं लगता। मगर यह भी सत्य है कि वो आकृति दोनों कत्ल के दिन ही दिखलाई दी थी। यानी कातिल का उस आकृति से कुछ तो संबंध है। मैं बोलूं? हाँ भाभी जी बोलिए। अमर सिंह दीपा को अजीब सी नजरों से देखने लगा। दीपा हिचकिचाते बोली, मेरी मानिए तो ये किसी नर पिशाच का काम है या तो फिर किसी पहुंचे हुए अघोरी या तांत्रिक का। तभी अमर सिंह बोल उठा, क्या बेकार की बात कर रही हो तुम? अरे सर, इसकी बातों पर आप ध्यान मत दीजिए। ये दिन भर भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, तांत्रिक अघोरी की किताबें पढ़ती रहती है। अरे यार अमर सिंह, आखिर भाभी जी की बात सुनने में हर्ज क्या है? अरे मानना ना मानना तो हम लोगों का काम है। हाँ भाभी जी, आप क्या कह रही थी? देखिए, मुझे बचपन से ही इन किताबों में रुचि रही है और जब भी मौका मिलता है मैं पढ़ती रहती हूं। मैंने पढ़ा है कि हर महीने में अमावस के दिन, खासकर सूर्य डूबने के बाद, बुरी आत्माओं, भूत प्रेतों, तांत्रिकों आदि की शक्तियां पहले से ज्यादा बढ़ जाती हैं और उसी दिन वो इन सब चीजों को अंजाम देते हैं। और मैंने ये भी नोट किया है कि दोनों ही कत्ल अमावस की रात में ही हुआ है। वाह भाभी जी, आपने तो कमाल कर दिया। अभी तक हम लोगों ने इस बात को नोट ही नहीं किया था कि दोनों ही कत्ल अमावस की रात में ही हुआ है। और यही कारण है कि दोनों ही कत्ल में इतने दिनों का फासला है। दीपा गर्व से अमर की ओर देखी और मुस्कुराई। अमर सिंह ने कहा, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बतलाई? कैसे बतलाती? तुम मेरी बात को कब सीरियसली लेते हो? और कप प्लेट लेकर किचन में चली गई। सुलभ गोखले ने कुछ सोचकर बोला, जमाल तो खुद ही उस आकृति के बारे में बतलाने आया था, इसलिए अगर 1 महीना के लिए 24 घंटे बचे, तीनों पगला, हुंटा, शैली, बहेरा और साधु विश्वेश्वर दास की भी निगरानी की जाए तो शायद कुछ हाथ लगे। अमर ने कहा, ठीक है सर, मैं एक एक आदमी तीनों की निगरानी के लिए तैनात करता हूं। दूसरे दिन अमर सिंह ने सुलभ से कहा, सर मैं थाने जा रहा हूं, क्या आप भी साथ चल रहे हैं? नहीं, आज मैं और श्वेता गांव का एक चक्कर लगाकर आते हैं। सर
चाहें तो घर के माली भीखू को आप अपने साथ ले जा सकते हैं। वो गांव तथा आसपास के इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ है। दरअसल वो इसी गांव का रहने वाला है। ठीक है, भीखू को मेरे साथ चलने के लिए कह दो। अमर सिंह के जाने के बाद सुलभ, श्वेता और भीखू गांव की ओर चल पड़े। कुछ ही देर घूमने के बाद सुलभ और श्वेता को गांव काफी पसंद आया था। दूर दूर तक हरे भरे खेत, गांव के बीचों बीच बड़ा सा तालाब, विद्यालय, मंदिर, जगह जगह कुआं और चापाकल, खेतों में पानी पटाने के लिए ट्यूबवेल आदि। आधुनिकता की दस्तक इस गांव में भी दिखलाई दे रही थी, मगर रफ्तार अन्य गांवों की तुलना में धीमी थी। उस समय मोबाइल की सुविधा नहीं आई थी, मगर गांव में 10वीं तक पढ़ने के लिए विद्यालय और पोस्ट ऑफिस भी था, जहां टेलीफोन की सुविधा उपलब्ध थी। रास्ते में चलते चलते श्वेता ने पूछा, अच्छा भीखू, तुम पगला हुंटा को जानते हो? मेम साहब, मैं उसे बचपन से जानता हूं। हम दोनों साथ ही 6ठी क्लास पढ़े हैं। बाद में मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी, मगर उसने 9वीं क्लास तक पढ़ाई जारी रखी थी। अच्छा, तो क्या उसे बचपन से ही पागलपन का दौरा पड़ता है? नहीं मेम साहब, अरे करीब 1 साल पहले वो शहर से अकेले ही लौट रहा था। कोई सवारी न मिलने की वजह से गांव आते आते काफी रात हो गई थी, और ना जाने उसको उस रात में क्या हुआ था कि हुंटा खेतों में सुबह तक बेहोश पाया गया था। उसका टॉर्च भी वहीं खेतों में पड़ा मिला था, और तभी से उस पर इस तरह का दौरा पड़ता है। लोग कहते हैं वो छोटा रास्ता जो श्मशान के पास से गुजरता है ना, उसी से आ रहा था, और शायद उसका सामना किसी भूत प्रेत से हुआ होगा और वो डरकर बेहोश हो गया था। तुम लोगों ने उससे उस रात के बारे में नहीं पूछा कि क्या हुआ था? दरअसल गांव वाले जब भी उससे उस रात के बारे में पूछते हैं तो वो बेहद डर जाता है हुजूर, गुमसुम हो जाता है और कुछ भी नहीं बोलता है। अच्छा, तुम कभी साधु विश्वेश्वर दास के आश्रम में गए हो? नहीं मेम साहब, लेकिन मेरी घरवाली हमेशा वहां जाती रहती है। अच्छा, वो किस लिए? मेम साहब, अरे वो साधु विश्वेश्वर दास की बहुत बड़ी भक्त है, उन्हें बहुत मानती और भगवान से कम नहीं समझती। घर में कुछ भी समस्या आ जाए वो उनके पास चली जाती है, और वो इतने पहुंचे हुए साधु हैं कि कोई ना कोई उसका हल निकाल ही देते हैं। मेरी घरवाली ही नहीं, आसपास के सभी गांव वाले अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते रहते हैं हुजूर। अच्छा, गांव वाले क्या समस्या लेकर जाते हैं और उसका क्या उपाय निकालते हैं वो? जैसे कोई बीमार हो तो उसे जड़ी बूटी देकर ठीक कर देते हैं, सांप या बिच्छा काटने पर झाड़ फूंक के ठीक करते हैं, वो हाथ भी देखते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत पकड़ ले तो उसे तंत्र मंत्र से भी ठीक कर देते हैं। तुम कभी वहां गए हो? अरे नहीं नहीं, मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता साहब। मैं अपनी घरवाली को भी वहां जाने से मना करता हूं, पर वो इस मामले में मेरी बिल्कुल नहीं सुनती है। रोज रोज के किचकिच से अब मैं भी उसे मना करना छोड़ दिया है। लगता है वो काफी पहुंचे हुए साधु हैं। तब तो मुझे भी उनसे मिलना होगा, क्योंकि मुझे भी कुछ समस्याओं का उपाय ढूंढना है। आप जब कहें मेम साहब। अरे मेरी घरवाली आपको लेकर वहां चली जाएगी। अचानक भीखू की नजर खेत में काम करते हुए हुंटा पर पड़ी। उसने सुलभ से कहा, सर यही पगला हुंटा है, और उसने हुंटा को पास आने का इशारा किया। हुंटा जब पास आया तब भीखू उससे बोला, हुंटा, ये हैं नए इंस्पेक्टर गोखले साहब, और ये उनकी पत्नी श्वेता मेम साहब। अपने इंस्पेक्टर अमर सिंह का ट्रांसफर होने वाला है और गोखले साहब उन्हीं की जगह पर आए हैं। गोखले साहब खासकर उस खूनी दरिंदा को पकड़ने के लिए आए हैं। तभी हुंटा बोला, उसे कोई नहीं पकड़ सकता, वो मायावी है। इतना बोलकर वो अचानक चुप हो गया, जैसे कुछ गलत बोल दिया हो। श्वेता बोली, कौन है मायावी, क्या तुम जानते हो? पर हुंटा का डर कर चेहरा पीला पड़ गया था। अचानक वो मुड़ा और अपने खेत की ओर चला गया। तीनों गांव की सैर कर वापस लौट आए। घर पहुंचने के बाद सुलभ ने भीखू से कहा, तुम तो हुंटा के बचपन के दोस्त हो, क्या तुम उसे यहां लेकर आ सकते हो? देखो, थाना में आने के लिए कहने पर शायद वो घबरा जाए, तो मुझसे कहना अमर सिंह यहां से जाने वाले हैं, इसलिए दीपा मेम साहब मिलना चाहती हैं।
भीखू बोला, ऐसे तो जब से उसे दौरा पड़ने लगा है वो जल्दी कहीं आना जाना पसंद नहीं करता, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा। शाम में अमर सिंह के आ जाने के बाद सभी चाय का आनंद ले रहे थे। सुलभ ने अमर सिंह से कहा, कल मैं तुम्हारे साथ थाना चलूंगा और श्वेता दीपा भाभी के साथ, अगर उन्हें दिक्कत न हो तो। नैनी तो जग्गा के कत्ल की चश्मदीद गवाह है, से मिलने जाएगी, शायद बातचीत में कुछ निकल आए। दीपा बोली, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि मैं उससे मिलने की सोच ही रही थी। दरअसल मंदिर में बराबर उससे मुलाकात होती रहती थी और यह हादसा होने के बाद मैं उससे मिले भी नहीं हूं। आज सुलभ का थाना में पहला दिन था। सभी से परिचय के बाद वो अमर सिंह के ऑफिस में बैठा केस के सभी पहलुओं पर विचार कर रहा था। तभी पंडित शिव प्रसाद एक आदमी के साथ ऑफिस में आया। शिव प्रसाद, सर, ये नरपत है जो साधु की निगरानी में लगा है। अमर सिंह ने कहा, हाँ नरपत बोलो। सर, मैंने जो पता किया है वो ये है कि साधु विश्वेश्वर दास सिर्फ 2 बजे तक लोगों से मिलते हैं और उनकी समस्याओं को सुनते हैं। उसके बाद शाम में प्रायः जंगल की ओर जाते रहते हैं। लोगों का कहना है कि वो जड़ी बूटी की तलाश में जंगल की ओर जाते हैं। कभी कभी श्मशान की तरफ भी आते जाते देखे गए हैं। कल मैंने भी उन्हें जंगल की ओर जाते देखा था और बहुत सावधानी से पीछा भी किया था, पर घने जंगलों के बीच जाकर अचानक वो जैसे गायब हो गए। काफी खोजने पर भी नहीं मिले। मैं जंगल से बाहर आकर छिपकर उनके आने का इंतजार करता रहा और बहुत देर बाद, करीब 3 घंटा के बाद वो जंगल से आते दिखाई पड़े। सुलभ ने पूछा, अच्छा, सोचकर बतलाओ, लौटकर आते हुए उनके हाथ में जड़ी बूटी जैसा कुछ था क्या? नहीं सर, उनका हाथ खाली था। सुलभ ने कहा, तुमने बहुत अच्छी जानकारी पता की है। अब तुम जाओ और उनकी इसी तरह निगरानी करते रहो। नरपत के जाने के बाद सुलभ अमर सिंह को लेकर सरपंच मुनि तिवारी और शंकरा से मिलने उसके घर गया, पर कोई खास कुछ पता नहीं चला। सब वही बातें थीं जो पहले ही अमर सिंह ने बतलाया था। उन दोनों ने फिर से आश्रम का एक चक्कर लगाने के लिए आश्रम की ओर चल पड़े। गांव के बाहर एकदम अंतिम छोर पर साधु का आश्रम था तथा आश्रम के पीछे थोड़ी दूर पर श्मशान था और श्मशान के बगल में एक छोटी नदी बहती थी। नदी के उस पार से जंगल का सिलसिला और उसके पीछे पहाड़ियां जो इस पूरे इलाके को बाहरी दुनिया से अलग करती थी। नदी के उस पार जंगल की ओर जाने के लिए एक पुलिया भी थी, जिसका गांव वाले जंगल में जाकर जलावन की लकड़ियां लाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। बाहर से आश्रम काफी बड़ा था और उन दोनों ने नोट किया आश्रम के पीछे भी एक रास्ता था। वहां से वो दोनों श्मशान भी गए। सुलभ ने पूछा, पहाड़ी के उस पार क्या है? अमर सिंह ने बताया, गांव के बाहर बाहर जो सड़क है वो सभी गांवों को पार कर सीधे जाकर पिपरा रक्सौल जाने वाली मुख्य सड़क से मिलती है। मुख्य सड़क बाईं तरफ तिरछी होती हुई पहाड़ियों के पीछे से सीधे होकर रक्सौल की ओर चली जाती है। जब तक शाम हो चली थी, दोनों थाना की ओर वापस चल पड़े। आज का काम खत्म कर फिर वो दोनों घर पहुंचे, जहां श्वेता और दीपा उन दोनों का चाय के लिए इंतजार कर रही थी। चाय पीते पीते अमर सिंह ने श्वेता और दीपा की तरफ देखकर पूछा, क्या नैनी से कुछ खास पता चला जो इस केस पर कोई विशेष प्रकाश डाल सके? श्वेता बोली, कातिल के बारे में सारी बातें वही थी, लेकिन वहां से निकलते वक्त मैंने पूछा, क्या किसी का चेहरा उस कातिल से मिलता है जिस पर शक हो? नैनी बहुत हिचकिचाते हुए बोली, टॉर्च की रोशनी में जो एक झलक कातिल का चेहरा मैं देख पाई थी, उस हिसाब से जिनसे कातिल का चेहरा मिलता है, मैं नाम लेकर उनको बदनाम नहीं करना चाहती। ऐसे भी मेरी बात पर कोई गांव वाला विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि वो लोगों की नजर में भगवान से कम नहीं है। लोग उनका काफी आदर करते हैं, क्योंकि घर में किसी भी प्रकार की विपत्ति आने पर वो सबकी सहायता करते हैं। बहुत आश्वासन देने के बाद कि हम दोनों किसी को नहीं बोलेंगे, बहुत हिचकिचाते हुए नैनी ने
साधु विश्वेश्वर दास का नाम लिया था, मगर साथ में यह भी बोली थी कि वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि उसने कातिल को सिर्फ एक झलक ही देख पाई थी, वो भी रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में। सभी सोच में पड़ गए। दीपा ने कहा, क्या अब इस आधार पर साधु विश्वेश्वर दास को कस्टडी में लेकर पूछताछ नहीं किया जा सकता है? हम सभी लोग ये बात भूल रहे हैं कि हवा में तैरती हुई आकृति का रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है। अगर हम उसे गिरफ्तार भी कर लेते हैं तो कोर्ट में जाकर वो छूट जाएगा, क्योंकि हमारे पास उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं सर, और गांव वाले विरोध करेंगे सो अलग, और शायद नैनी भी गांव वालों के दबाव में आकर अपने बात से मुकर जाए। उस दिन खेतों में हुंटा ने कहा था वो मायावी है, उसे कोई नहीं पकड़ सकता, यानी वो कुछ न कुछ कातिल के संबंध में जानता है। अमर सिंह ने दीपा से कहा, अभी भीखू बागीचा में काम कर रहा है क्या? हाँ, मैं जाकर उससे हुंटा के संबंध में पूछती हूं। थोड़ी देर में दीपा आकर बोली, भीखू हुंटा से मिला था और उसे अपने साथ यहां आने के लिए बोला भी था, मगर उसने कहा अभी वो कुछ काम कर रहा है, बाद में जाएगा। मगर आप लोग चिंता मत कीजिए, वो मुझसे मिलने जरूर आएगा। अमर सिंह ने कहा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो सिपाही भेजकर उसे थाना में बुलाया जाएगा। सुलभ ने कहा, मुझे लगता है कि जब तक साधु के संबंध में उसके बचपन से लेकर अब तक की पूरी जानकारी पता न की जाए, तब तक शायद उसके रहस्य से पर्दा नहीं उठ सकेगा। सभी इस बात से सहमत थे। श्वेता बोली, ठीक है, मैं कल ही भीखू की पत्नी के साथ एक दुखियारी बनकर उसके आश्रम में जाना शुरू करती हूं, और फिर सारी बातें, उसकी पुरानी जिंदगी के बारे में, वो कहाँ का रहने वाला है, उसके आश्रम में क्या क्या होता है आदि सब कुछ पता करती हूं। सुलभ ने कहा, ठीक है, तुम कल से आश्रम जाना शुरू करो, और कल मैं, अमर सिंह, पंडित शिव प्रसाद और नरपत, जो साधु की निगरानी में लगा हुआ है, चारों जंगल में जाकर यह पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर साधु जंगल में जाकर कहां गायब हो गया था। सुलभ को अचानक कुछ याद आया और उसने दीपा से पूछा, भाभी जी, इस महीना में अमावस्या कब है? दीपा ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर देखकर बोली, आज से ठीक 3 दिन बाद। सुलभ बोला, यानी अगला कत्ल रोकने के लिए हम लोगों के पास सिर्फ 3 दिन का वक्त है। अमर सिंह बोला, सर, क्यों नहीं गांव वालों के बीच ये अफवाह फैला दी जाए कि कत्ल अमावस्या के दिन ही होता है, और इसलिए सभी लोग इस दिन सूरज डूबने के साथ ही घर से ना निकले, और उस रात हम लोग पुलिस की गश्त पूरे आसपास के गांव में भी बढ़ा देंगे। सुलभ बोला, आइडिया तो अच्छा है, मगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह खबर थाना से फैलाई गई है। ठीक है सर, मैं इसका ध्यान रखूंगा। सुलभ और श्वेता केस को हल कर पाएंगे? जंगल में साधु कहां गायब हो गया था? क्या श्वेता आश्रम में अपने मकसद में कामयाब हो पाई? जानने के लिए सुने रक्त पिपासा भाग 4।